नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो कभी किसी को पढ़ाने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। सोचिए, एक ऐसी किताब जो एक डायरी थी, एक राज थी। हम बात कर रहे हैं कार्ल गुस्ताव युंग की रहस्यमयी द रेड बुक की। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं। ये सफर किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए है जिन्हें हमारा जागा हुआ मन, हमारा कॉन्शियस माइंड अक्सर दबा देता है, इग्नोर कर देता है। ये किताब एक आईने की तरह है, और आईने में जो दिखता है वो हमेशा सुंदर हो ये जरूरी तो नहीं। और आप जानते हैं, यहीं से इस किताब का असली रहस्य शुरू होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा महान विचारक जिसके सिद्धांतों पर आज पूरी दुनिया में काम होता है, वो अपनी सबसे निजी, सबसे जरूरी कृति को दुनिया से छुपा कर रखता है। क्यों? इस क्यों का जवाब ही इस किताब की आत्मा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस रहस्य की जड़ तक चलते हैं और ये समझते हैं कि ये किताब आखिर है क्या, और ये साइकोलॉजी की किसी भी दूसरी किताब जैसी क्यों नहीं है। तो देखिए, इस किताब का असली नाम है लिबर नोविस, जिसका मतलब है नई किताब। और इसे रेड बुक सिर्फ इसके लाल कवर की वजह से नहीं कहा जाता। लाल रंग चेतावनी का भी तो प्रतीक होता है। ये किताब असल में युंग की अपनी पर्सनल डायरी थी, जिसमें वो अपने अवचेतन मन से, अपने अनकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे थे। सोचिए, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई दर्शक नहीं, बस एक इंसान और उसका अपना मन। ये कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने की एक बहुत ही निजी और सच कहूं तो एक खतरनाक कोशिश थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1913 के आसपास। ये वो दौर था जब युंग का अपने गुरु सिगमंड फ्रॉइड से मतभेद हो चुका था और उसकी अपनी प्रोफेशनल पहचान एक संकट में थी। इसी मुश्किल दौर में उसने इस अंदरूनी यात्रा को शुरू किया और लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये किताब युंग के जीते जी कभी छपी नहीं, ये बरसों तक उसकी मेज़ की दराज में बंद रही। और तो और, उसकी मृत्यु के भी दशकों बाद जाकर कहीं 2009 में दुनिया ने पहली बार इस किताब को इसके पूरे रूप में देखा। तो अब आते हैं युंग की इस यात्रा के पहले पड़ाव पर। वो पड़ाव जहां इंसान का सामना होता है खुद की ही आवाज़ों से। देखिए, हम सबके अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है ना। कोई आवाज़, खासकर जब हम अकेले होते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि जो अपने आप से बात करता है वो थोड़ा असामान्य है, उसे पागल तक कह दिया जाता है। यूंग के सामने भी यही सवाल खड़ा था। क्या ये सच में पागलपन है, या ये हमारे अंदर के गहरे मन की आवाज़ है, एक संवाद है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते। और यहीं पर हमारे मन के अंदर एक असली लड़ाई छिड़ जाती है। हमारा जो चेतन मन है, यानी कॉन्शियस माइंड, वो चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, नियमों के हिसाब से चले, उसे साफ सुथरी चीजें पसंद है। लेकिन जो अवचेतन मन है, उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ सच चाहिए, चाहे वो सच हमें कितना भी बेचैन क्यों ना कर दे। जब हमारे अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं जो हमारी बनाई हुई पहचान से मेल नहीं खाती, तो हम डर जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम खुद को काम में लगा लेते हैं, फोन उठा लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, कुछ भी करते हैं ताकि वो आवाज दब जाए। लेकिन युंग ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि अगर उसके अंदर कुछ बोल रहा है तो वो उसे सुनने की हिम्मत करेगा। उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुनाया कि ये पागलपन है या ज्ञान। पहले उसने इसे समझने का निर्णय लिया। और जब युंग ने उन आवाज़ों को ध्यान से सुनना शुरू किया, तो उसका सामना अपने ही व्यक्तित्व के सबसे गहरे, सबसे अनदेखे हिस्से से हुआ, जिसे उसने नाम दिया छाया। तो सवाल ये उठता है कि ये छाया व्यक्तित्व आखिर है क्या? देखिए, ये कोई भूत प्रेत या दानव नहीं है। ये हमारे ही व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हमने समय के साथ अंधेरे में धकेल दिया है। वो सारी भावनाएं, वो सारी इच्छाएं जिन्हें समाज गलत कहता है और जिन्हें हम खुद में स्वीकार करने से भी डरते हैं। पर मज़े की बात यह है कि छाया सिर्फ बुरी चीज़ों का ढेर नहीं है। हाँ, इसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, हमारे डर हैं और वो सारी कमज़ोरियां हैं जिन्हें हम मानना नहीं चाहते।
लेकिन कमाल की बात यह है कि कई बार हमारी असली ताकत, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी आज़ाद सोच वो भी इसी छाया में छुपी होती है। सोचिए, शायद बचपन में किसी बच्चे को सिखाया गया हो कि ज़्यादा सवाल पूछना बदतमीजी है और उसकी जो जिज्ञासा थी वो दबकर छाया में चली गई। या शायद किसी को कहा गया हो कि गुस्सा करना बुरी बात है और उसकी अपनी हदों को बचाने की ताकत ही उससे छिन गई। और ये बात इस पूरी प्रक्रिया को इतने शानदार ढंग से समझाती है। हमारी ये छाया, ये हमें अक्सर दूसरों में दिखाई देती है। जिन लोगों के व्यवहार से हमें बिना किसी वजह के बहुत गुस्सा आता है या चिढ़ होती है, अक्सर वही बातें हमारी अपनी दबी हुई छाया से जुड़ी होती हैं। जो हम खुद में स्वीकार नहीं कर पाते, वही हमें दूसरों में बर्दाश्त नहीं होता। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में प्रोजेक्शन कहते हैं। अब हम पहुंचते हैं सफ़र के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर, अपनी पुरानी पहचान का टूटना। यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड या ईगो नहीं है, जैसा हम आम भाषा में समझते हैं। युंग के हिसाब से अहंकार वो पूरा ढांचा है जिसके सहारे हम खुद को समझते हैं। ये वो कहानी है जो हम खुद को और दुनिया को सुनाते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो नापसंद है। ये हमारी पहचान की पूरी नींव है। और सोचिए, जब आपके अंदर की सच्चाई, आपकी वो छाया, आपकी इस बनाई हुई कहानी से टकराती है तो क्या होता है? ये ढांचा टूटने लगता है, इसमें दरारें पड़ने लगती हैं। बाहर से देखने पर ये एक बहुत बड़ी असफलता जैसा लगता है। इंसान को लगता है कि वो कमज़ोर हो रहा है, कि उसका खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। लेकिन यूं की नज़र में ये एक जन्म की तैयारी है, जैसे कोई पुराना खोल टूटता है ताकि अंदर से कुछ नया बाहर आ सके। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मुश्किल कदम क्या है पता है? ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता। ये 3 शब्द अहंकार के लिए सबसे बड़ा झटका होते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार का तो पूरा वजूद ही जानने के दावे पर टिका होता है। वो हमेशा सही होना चाहता है। इसलिए जब कोई पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं जानता, तो वो अहंकार के काबू से बाहर निकलने का पहला कदम उठाता है। युंग ने इस अनिश्चितता को सहने का निर्णय लिया और यही उसका सबसे बड़ा साहस था। तो सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? इस मुश्किल सफर का, इस उथल-पुथल का मकसद क्या था? और इससे आखिर हासिल क्या होता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम युंग के सफर को देखें, तो ये कोई कैसे करें वाली गाइड नहीं है। ये तो बस उन पड़ावों का एक नक्शा है जिनसे वो खुद गुजरा। पहला कदम, उसने अपने भीतर की आवाज़ों को सुना। दूसरा, उसने अपने छाया का सामना करने की हिम्मत की। तीसरा, उसने अपनी पुरानी पहचान यानी अहंकार के टूटने को स्वीकार किया। और इन सब के बाद ही उसे इस यात्रा का असली मतलब समझ में आना शुरू हुआ। इस पूरी यात्रा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो बहुत गहरी हैं। पहली, ये एक चेतावनी है कि ये रास्ता सबके लिए नहीं है। ये जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है, ये असहज है। दूसरी, एक समझ कि इसका लक्ष्य कोई परफेक्ट इंसान या कोई सिद्ध पुरुष बनना नहीं है, बल्कि संपूर्ण बनना है, यानी अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों को गले लगाना। और तीसरी और सबसे गहरी बात यह है कि असली समस्या हमारे अंदर के अंधकार में नहीं है, समस्या तो उस अंधकार से हमारे भागने में है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि रेड बुक कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सब ठीक कर दे। ये कोई जवाबों की किताब भी नहीं है। ये कोई समाधान पेश नहीं करती। ये बस एक आईना है। एक ऐसा आईना जो वो सब कुछ दिखा देता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। इसका मूल्य इस बात में है कि यह हमारे बारे में क्या सच बताती है, न कि इसमें कि यह हमें कोई आसान रास्ता दिखाती है। तो ये पूरा सफ़र, ये पूरी किताब हमें आखिर में एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये किताब कुछ करने के लिए नहीं कहती, ये बस कुछ देखने के लिए कहती है। और अंत में सवाल यही है, क्या हम सब में उस आईने में देखने का साहस है? धन्यवाद।